हेलो दोस्तों, मैं अनिरुद्ध यादव निर्णय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों संस्थान ने एक नई पहल किया है। अभी तक आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध कराई जाती रही है दोस्तों। और अब जो है इसी के अंतर्गत यूट्यूब के अंतर्गत आप लोगों को विस्तृत एक्सप्लेनेशन के साथ सारी क्वेश्चन की श्रृंखलाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो उनको दोस्तों इस परिप्रेक्ष्य में कराया जा रहा है ताकि उस सब चैप्टर से संबंधित तथ्यों की परख और बेहतर हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर के संस्थान ने जहां पर टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन की क्विज श्रृंखला संचालित कर रहा है, वहीं पर यूट्यूब के माध्यम से उसके एक्सप्लेनेशन की जो है श्रृंखला को संचालित कर रहा है। जैसा कि दोस्तों आप लोग इस समय देख रहे होंगे कि निर्णय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सारे टीचर जो है वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आपको जो है आपकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सौरमंडल के भाग 1 और भाग 2 को देख चुके हैं, इसी के अंतर्गत अब हम लोग भाग 3 सौरमंडल के भाग 3 को देखेंगे। और चलिए दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर है दोस्तों कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा मीथेन। क्या होगा? मीथेन, अर्थात ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहीं पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। कौन सा है? वरुण है। तो ध्यान रखिएगा। और यहीं पर एक सवाल और बनता है कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो भी कौन सा होगा? वरुण होगा। ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों? तो वरुण होगा। तो ध्यान रखिएगा। और वर्तमान समय में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पार्थिव ग्रह आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा पार्थिव ग्रह? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे यह शुक्र है, सूर्य है, सॉरी क्या है? सूर्य है। सूर्य के बाद कौन सा है? बुध है। बुध के बाद कौन सा है? शुक्र है। शुक्र के बाद कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद मंगल है। ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें जो है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जो है बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों में से जो भी आपकी इन चारों ऑप्शन में मिलेगा वही कौन सा होगा? पार्थिव ग्रह होगा। तो यहाँ पर शुक्र दिया गया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन शनि, चौथा ऑप्शन अरुण दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? तो शुक्र पहला ऑप्शन मिल रहा है। और पहला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा, अर्थात पार्थिव ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर और कुछ समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो पार्थिव ग्रह हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं, कौन से? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, इनका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है। और ये जो है इनका घनत्व सबसे अधिक है। सौरमंडल में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है, तो दोस्तों सबसे अधिक घनत्व जो है पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी का है। और दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे नंबर पे सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। और दूसरे नंबर पे किसका है? तो बुध का है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे, जैसे शनि है, शनि को गैसों का गोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैसों का गोला। तो ध्यान रखिएगा, गैसों का गोला किसे कहा जाता है?
तो गैसों का गोला कहा जाता है शनि ग्रह को। ठीक है, चलिए चलते हैं और यहीं पर एक और देख लेते हैं कि अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसी कारण से अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके ध्रुवों पर प्रकाश अधिक मिलता है, तो कौन सा होगा? तो वह होगा अरुण ग्रह। कौन सा होगा? अरुण ग्रह। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। क्या कहते हैं? यूरेनस। मैंने आपको बताया भी है कि जो है अरुण और वरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिनको हिंदी में कम, इंग्लिश में अधिक पूछा गया है दोस्तों। तो इसलिए अरुण को यूरेनस के नाम से जाना जाता है, जबकि वरुण को नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। और शुक्र को आप जानते हैं सबसे अधिक क्या है? गर्म ग्रह है। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और इसे पृथ्वी की भग्नी या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? ठीक है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सूर्य के धरातल, यह सूर्य है, अगर यह केंद्र है, सेंट्रल है। अब धरातल का मतलब इसके सतह का तापमान पूछ रहा है, और इसके सतह का तापमान हमने आपको बताया है कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों इसमें जो काले धब्बे जगह जगह पर पाए जाते हैं उसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और यह जो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, इस किसका पाया जाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर का पाया जाता है। किसका पाया जाता है दोस्तों? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यह भी पूछा जा सकता है सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है, तब भी आंसर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि जो सौर कलंक हैं उनका तापमान कितना होता है, तो उनका तापमान होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि सूर्य क्या है? सूर्य तारा है, और यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? सूर्य है। ठीक है, और अगर यही सवाल घुमा दिया जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड कौन सा है, तब आपका चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों यह जो क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, यह यूट्यूब है, यह जो है आपके टेट, सुपर टेट और खंड शिक्षा अधिकारी और अदर वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दोस्तों आप इसे इग्नोर ना करें, बल्कि इसको लगातार घर बैठे देखते रहें। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। क्या यह सही है? गलत है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनते हैं, यह सही, लेकिन इसका कोई योगदान नहीं होता है। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत मंद गति से चलती है, यह भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह होगा बी ऑप्शन, कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और इसी कारण से जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की बात एक दूसरे को सुनाई नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि ध्वनि की चाल जो है निर्वात में शून्य होती है। ठीक है, इसी कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसीलिए अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति वार्तालाप करते हैं तो एक दूसरे की वार्तालाप दूसरा व्यक्ति नहीं सुन सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और चंद्रमा पर जाने के लिए क्या होता है? विशेष प्रकार के जो है आप अंतरिक्ष सूट पहनना जरूरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है,
उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है कि जो है चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में जो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है वह 1/6 भाग हो जाता है। और जब 1/6 भाग हो जाता है तो सपोज दैट अगर आपने 60 किलो की कोई वस्तु ले जाते हैं तो चंद्रमा पर अगर 1/60 से जो है गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 किलो। अर्थात 60 किलो की वस्तु कितने किलोग्राम लग रही है, 10 किलोग्राम। अर्थात उसका भार बढ़ा या घटा, तो भार क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात कोई भी वस्तु जब आप चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वहाँ पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल कम है, अर्थात पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग पाया जाता है। इसी कारण से जो है चंद्रमा पर ले जाई गई वस्तु का भार घट जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है दोस्तों, तो उसका भार घट जाता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है उल्का है। उल्का क्या है, अब यहाँ पर है तीव्र गति से चलता तारा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, तारामंडल का भाग, पुच्छहीन धूमकेतु। तो दोस्तों यहाँ पर बताने का प्रयास करिएगा कि उल्का क्या है। तो उल्का जो है तीव्र गति से चलता तारा नहीं हो सकता, तारामंडल का भाग भी नहीं हो सकता, पुच्छहीन धूमकेतु यह भी नहीं हो सकता, तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि उल्का जो है क्या होते हैं, उल्का जो ऐसे खगोलीय पिंड जो टूटकर पृथ्वी की ओर आने के क्रम में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगते हैं और जल करके वे समाप्त हो जाते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम उल्का के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, उल्का के नाम से जानते हैं। और यहीं पर दोस्तों जब वह पिंड जलकर पूर्णतः समाप्त नहीं होते हैं बल्कि उनके अवशेष कुछ पृथ्वी पर गिर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपकी प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। ठीक है, प्रधान यामोत्तर जीएमटी की बात कर रहा है, ग्रीनविच टाइम की बात कर रहा है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है कि जो है अक्षांश देशांतर से भी आ चुके हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हल कर लेते हैं। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजर से, स्पेन से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे कि जो है कहाँ से नहीं गुजरती है। अल्जीरिया से नहीं गुजरती है, फ्रांस से नहीं गुजरती है, नाइजर से नहीं गुजरती है, कि स्पेन से नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा आपका कहाँ से, नाइजर से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है, तो नाइजर से नहीं गुजरती है। अर्थात अल्जीरिया से भी गुजरती है, फ्रांस से भी गुजरती, स्पेन से भी गुजरती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा विकल्प कौन सा सही होगा, सी। जीएमटी क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जीएमटी से ही क्या होता है कि विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। और मैंने आपको बताया है कि जीएमटी से पूर्वी गोलार्ध में समय आगे और पश्चिमी गोलार्ध में समय पीछे। और जीएमटी या प्रधान यामोत्तर रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जीएमटी को ही 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। और यह जो रेखा है वह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक है, तो यह अफ्रीका में प्रवेश करने के पश्चात सर्वप्रथम जो है किस जलीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो गिनी की खाड़ी में। कहाँ पर, गिनी की खाड़ी में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा, नाइजर से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों सूर्यास्त के देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सूर्यास्त के देश के नाम से फ्रांस को, नॉर्वे को, ब्रिटेन को, फिनलैंड को किसे जाना जाता है,
तो ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त, सूर्यास्त के देश के नाम से ब्रिटेन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ब्रिटेन को जाना जाता है। और सूर्योदय का देश, अगर आपसे पूछा जाए सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जापान को कहा जाता है। अगर यहीं पर सवाल आपसे पूछ ले कि सबसे पहले सूर्योदय किस क्षेत्र में होता है, अगर क्षेत्र पूछ लेगा तो वह आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। अगर सूर्योदय का देश पूछेगा तो आपका जापान हो जाएगा, और सूर्यास्त का देश पूछेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा। और यहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछ लेगा मध्य रात्रि का देश, क्या पूछेगा? मध्य रात्रि का देश। तो मध्य रात्रि का देश कौन सा है? तो मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। यहीं पर भारत में सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का राज्य भारत में अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। और भारत में सूर्योदय सबसे देरी से कहाँ होता है? तो अगर यह सवाल पूछा जाए तो भारत में सूर्योदय सबसे देर गुजरात में होता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है दोस्तों? तो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। और यह अंतर क्यों होता है? यह अंतर देशांतरी विस्तार के कारण होता है, अधिक देशांतरी विस्तार के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था वही सवाल यहाँ मिल गया दोस्तों कि सर्वप्रथम सूर्योदय किस क्षेत्र में होता है? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र, यूरोपियाई क्षेत्र, नॉर्वे क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आंसर हो सकता है? यहाँ पर मैंने अभी बताया कि अगर प्रशांत महासागर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हो जाएगा। अगर प्रशांत सपोज दैट प्रशांत महासागरीय क्षेत्र न दिया गया होता तब क्या होता? तब दोस्तों एशियाई क्षेत्र हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रशांत महासागर न दिया गया होता तब क्या हो जाता? एशियाई क्षेत्र हो जाता। इसलिए अगर प्रशांत महासागर दिया गया है और यह पूछा जाए कि सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है तो कहाँ होगा? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, और यह सवाल आपका आखिरी सवाल होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो है आप लोग इसे स्वयं भी देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्त मित्र यार को भी क्या करिएगा? शेयर करिएगा कि निर्णय एकेडमी जो है अब अपने जो है यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को शिक्षण संबंधित सामग्री उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो दोस्तों मैं कई बार आप लोगों को बताया हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध। बुध में तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है, जबकि शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह है। क्या है? गर्म ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि जो है क्या है? गैसीय ग्रह है, यह गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसे आप लोग पसंद करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, शेष हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी आपकी अगली सीरीज में।